10 मिस्टीरियस प्लेसेस, कहीं सांपों का राज तो कहीं ब्लड फॉल। ये है दुनिया की 10 रहस्यमय जगह। नंबर 1, सांपों का द्वीप, ब्राजील। नंबर 2, दनाकिल रेगिस्तान, इथोपिया। नंबर 3, डेथ वैली, अमेरिका। नंबर 4, चोलुला का ग्रेट पिरामिड। नंबर 5, बर्मुडा ट्रायंगल। नंबर 6, ब्लड फॉल। नंबर 7, केन क्रिस्टल्स। नंबर 8, डेड सी। नंबर 9, द नाजका लाइन्स। नंबर 10, जेकब वेल। दोस्तों, आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके बदले मेरा हर एक वीडियो और ये नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। चलिए अब एक एक करके जानते हैं। सांप की इस तेजी से बढ़ती आबादी के लिए खाने का एकमात्र स्रोत समुद्री पक्षी हैं, जो द्वीप पर अपने अंडे देने आते हैं। लेकिन जीवित रहने के लिए वाइपर ने अपने जहर में भयानक रूप से विकास किया है, जो अब मुख्य ब्राजील में पाए जाने वाले सांपों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा जहरीले हैं और इंसानों के मांस को गलाने में सक्षम हैं। ब्राजील के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे नामक एक छोटा सा द्वीप है। इसे स्नैक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये यूक्रेन के स्नैक आइलैंड से अलग और बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हजारों जहरीले सांप रहते हैं, जो इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। रियल लाइफ जुरासिक पार्क एक अजीबोगरीब प्राकृतिक जगह है, जो पिछले हिमयुग के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने से डेली स्टार की खबर के अनुसार इस प्राकृतिक घटना के बाद इस द्वीप पर सिर्फ सांप ही बचे, जो जिंदा रहने के लिए मजबूरी में आक्रामक हो गए। द्वीप पर सिर्फ गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर प्रजाति के सांप रहते हैं, जो गंभीर रूप से एक लुप्तप्राय प्रजाति है। कई साल से ये द्वीप अलग थलग है, जिस वजह से इस सांप की आबादी तेजी से बढ़ गई और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि आइलैंड के प्रत्येक स्क्वायर मीटर पर 1 से 5 सांप पाए जा सकते हैं। इंसानों के मांस को गला सकता है सांप का जहर। सांप की इस तेजी से बढ़ती आबादी के लिए खाने का एकमात्र स्रोत समुद्री पक्षी हैं, जो द्वीप पर अपने अंडे देने आते हैं। लेकिन जीवित रहने के लिए वाइपर ने अपने जहर में भयानक रूप से विकास किया है, जो अब मुख्य ब्राजील में पाए जाने वाले सांपों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा जहरीले हैं और इंसानों के मांस को गलाने में सक्षम हैं। माना जाता है कि अगर कोई इंसान इनके जहर के संपर्क में आता है तो उसे ब्रेन हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर हो सकती है। स्नैक आइलैंड को कहा जाता है मौत का द्वीप। द्वीप पर सिर्फ एक इमारत है, जो एक ऑटोमेटेड लाइट हाउस है, जिसे जहाजों को यहाँ गलती से रुकने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय लोग इस द्वीप के पास नहीं जाते, क्योंकि इसे मौत का द्वीप कहा जाता है। प्रशिक्षित ब्राजीलियाई सेना के अभियान स्नैक आइलैंड पर फिलहाल एकमात्र मानवीय गतिविधि है, जो लाइट हाउस का रखरखाव करने के लिए चलाए जाते हैं। सांपों का अध्ययन करने के लिए द्वीप पर कई वैज्ञानिक अभियान भी हुए हैं। इथियोपिया में स्थित दनाकल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूएलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। ये रेगिस्तान 62,000 मील से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान फैला है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से रहस्यमय माना जाता है। एक ऐसी ही जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है, जिसका एक हिस्सा इरिट्रिया से भी मिलता है। ये ऐसी जगह है जहाँ धरती के अंदर भी आग लगी हुई और आसमान से भी आग ही बरसती है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। सचमुच ये बेहद ही रहस्यमय और चकित कर देने वाली जगह है। इस जगह को दानाकल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे गर्म जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह भी है। सालों भर यहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। बारिश तो यहाँ बस नामात्र की होती है। साल भर में मुश्किल से यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर ही बारिश होती है। इस जगह की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। हालांकि ये प्लेटें हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दरअसल धरती के अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अक्सर अंदर की आग बाहर निकल आती है। पिघला हुआ लावा यहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं, जो तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
धरती के अंदर लगी आग की वजह से डानाकल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते और झरने हैं। हालांकि यहाँ इतनी भयंकर गर्मी ही पड़ती है कि कई जगहों पर पानी जमीन से बाहर निकलते ही पल भर में सूख जाते हैं। इस वजह से यहाँ नमक की कई खदानें हैं। ये नमक ही यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी है। माना जाता है कि लाखों साल बाद डानाकल डिप्रेशन एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो जाएगा और यहाँ समुद्र का पानी भर जाएगा। हालांकि तब तक धरती पर और क्या क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि जिस रफ्तार से पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है, सैकड़ों साल बाद शायद डानाकल डिप्रेशन रहने लायक जगह ही ना बचे। डेथ वैली अमेरिका इस जगह को भी यहाँ पड़ने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर साल 1913 में रिकॉर्ड 134.06 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। यहाँ साल में औसत वर्षा मात्र 5 सेमी के लगभग ही होती है। यहाँ पानी के निशान तक नहीं है। इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में माना जाता है, जहाँ किसी का भी रह पाना नामुमकिन है। कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा के निकट सिएरा नेवादा पहाड़ों के पूर्व के ग्रेट बेसिन में स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क के अधिकांश हिस्से में फैली हुई है और मोजावे तथा कोलोराडो डेजर्ट्स बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख विशेषता है। यह अधिकांशतः कैलिफोर्निया की एन्यो काउंटी में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व के अमारगोसा रेंज तथा पश्चिम के पेनामिड रेंज के बीच उत्तर से दक्षिण में है। सिल्वानिया तथा आउल से पहाड़ क्रमशः इसकी उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग मील 7800 किमी 2 है। 5. डेथ वैली की कई विशेषताएं समुद्र तल से नीचे पाए जाने वाले अन्य स्थानों के समान ही है। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे गम और सूखा स्थान है। ये कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में नेवादा की सीमा के पास है। चोलुला का ग्रेट पिरामिड मेक्सिको में स्थित है। इसकी रहस्यमय बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं कि इसे किसने और क्यों बनवाई है। इसका कोई इतिहास ही नहीं है। ये पिरामिड मंदिर के जैसा है। इसमें सीढ़ियां भी हैं चढ़ने के लिए। दुनिया के जितने भी बड़े पिरामिड हैं उसमें से एक ये भी है। चोलुला का महान पिरामिड, जिसे तलाचिहुआल्टेपेटल नाहुआतल में निर्मित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, मेक्सिको के पुएब्ला के चोलुला में स्थित एक परिसर है। ये दुनिया में पिरामिड मंदिर का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। साथ ही ये दुनिया में आज मौजूद आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा पिरामिड है। 1-2 अडोब ईंट पिरामिड आसपास के मैदान से 25 मीटर 82 फीट 3 ऊपर है, जो कि गीजा के महान पिरामिड की 146.6 मीटर 481 फीट की ऊंचाई से काफी छोटा है, लेकिन बहुत अधिक चौड़ा है। अपने अंतिम रूप में इसकी माप 300 गुना 315 मीटर 984 गुना 1033 फीट है 3, जबकि महान पिरामिड का आधार आयाम 230.3 गुना 230.3 मीटर 756 गुना 756 फीट 4। पिरामिड एक मंदिर है जिसे पारंपरिक रूप से भगवान क्वेट्ज़ालकोट को समर्पित माना जाता है। 5. इमारत की स्थापत्य शैली मेक्सिको की घाटी में टियोतिहुआकान से निकटता से जुड़ी हुई थी, हालांकि खाड़ी तट से भी प्रभाव स्पष्ट है, विशेष रूप से एल ताजिन से। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह माना जाता है। इसके ऊपर कई मूवी भी बन चुकी है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर से अगर कोई चीज गुजरती है तो उसे ये ट्रायंगल अपने आगोश में ले लेता है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा हर वस्तु को निगल जाता है। ये ट्रायंगल 3 जगहों के बीच में है, जिसके कारण इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा त्रिभुज, जिसे शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक शिथिल रूप से परिभाषित क्षेत्र है, जहां एक शहरी किंवदंती के अनुसार कई विमान और जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। 20वीं सदी के मध्य में इस क्षेत्र के गायब होने की संभावना के बारे में विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत इस विचार को खारिज करते हैं कि वहां कोई रहस्य है। हालांकि इन गायबियों के लिए अलौकिक कारणों के सिद्धांत प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन भूभौतिकीय और पर्यावरणीय कारक सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। एक परिकल्पना यह है कि पायलट इस बात का हिसाब लगाने में विफल रहे गोनिक रेखा, वह स्थान जहां चुंबकीय कंपास भिन्नता की भरपाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही वे बरमूडा त्रिभुज के पास पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नेविगेशनल त्रुटि और तबाही हुई। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि लापता जहाजों को तथाकथित दुष्ट लहरें, जो विशाल लहरें हैं जो 30.5 मीटर 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं और सैद्धांतिक रूप से किसी जहाज या हवाई जहाज के सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होंगी।
बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर के एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कई दिशाओं से तूफान आ सकते हैं, जिससे दुष्ट लहरें आने की संभावना अधिक होती है। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अनुसार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा त्रिभुज में रहस्यमयी गायबियां किसी अन्य बड़े, अधिक भ्रमण वाले महासागरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक बार होती हैं, तथा नाविक और उड़ान भरने वाले लोग बिना किसी घटना के त्रिभुज से होकर गुजरते रहते हैं। ब्लडफॉल ये जगह अंटार्कटिका में स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात पर ही 100% कन्फर्म नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कई ऐसी रहस्यमयी इलाके हैं जहां जोखिमों की भरमार है। यहाँ पूर्वी अंटार्कटिका में खून के झरने की खोज हुई थी जिसे हम ब्लड्स फॉल कहते हैं। ये ऐसा झरना है जो -17 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी जमता नहीं है। इसके रहस्य को वैज्ञानिक भी अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। कई बार आंखों पर यकीन नहीं होता है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनको सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। कई बार वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खून का झरना ब्लड फॉल्स बहता हुआ दिखाई देता है। ये ऐसा झरना ब्लड फॉल्स है जो -17 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी जमता नहीं है। इसके रहस्य को वैज्ञानिक भी अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। आइए आपको बताते हैं इस झरने के बारे में। महाद्वीप में कई ऐसी रहस्यमयी इलाके हैं जहां जोखिमों की भरमार है। यहाँ पूर्वी अंटार्कटिका में खून के झरने अंटार्कटिका ब्लड फॉल्स ग्लेशियर की खोज हुई थी जिसे हम ब्लड फॉल्स कहते हैं। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में वैज्ञानिकों ने एक जगह देखी जहां खून का झरना बहता हुआ दिखाई दिया है। इस ब्लड फॉल्स को साल 1911 में अमेरिकी जीव विज्ञानी ग्रिफिथ टॉयलर ने खोजा था। ये झरना किसी 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस झरने के लाल रंग के पीछे कई कारण दिए जाते हैं। सबसे पहली थ्योरी के अनुसार रिसर्चर का मानना था कि ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील बर्फ के रूप में बदल गई और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी का फ्लो बाहर आने लगा। इसके साथ पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आने के बाद लाल रंग का हो गया, जिससे इसके पानी का रंग हैरान करने वाला खुलासा वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लौह नमक आयरन सोल्स मौजूद है। लौह नमक का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड। साल 2009 में एक स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इस ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्मजीव होने की जानकारी मिली। इसके कारण ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से सूक्ष्मजीव रह रहे हैं। बहुत बड़े इकोसिस्टम का ये छोटा सा भाग है जिसे वैज्ञानिक खोज पाए हैं। वैज्ञानिकों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक की खोज करने में दशकों लग जाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना और रहना बेहद कठिन है। क्रिस्टल्स कोलंबिया में स्थित एक जगह है जहां पर सिर्फ गर्मी में पानी लाल रंग का हो जाता है। यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ मिलने वाले पौधे किसी भी दूसरी जगह पर नहीं मिलते हैं। कैनो क्रिस्टल्स एक कोलंबियाई नदी है जिसे 5 रंगों की नदी या तरल इंद्रधनुष कहा जाता है क्योंकि इसके आकर्षक रंग पूरे साल बदलते रहते हैं। ये सेरानिया डे ला मैकारेना नेशनल पार्क में स्थित है, जो एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है जहां एंडीज, अमेजन और ललेनोस मिलते हैं। इस लेख में हम इस प्राकृतिक आश्चर्य के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, इसके भूगोल और पारिस्थितिकी से लेकर इसके इतिहास और पर्यटन तक। अरब साल पहले बनी थी। नदी में कई रैपिड्स, झरने और विशालकाय केटल्स नामक गोलाकार गड्ढे हैं जो कंकड़ या कठोर चट्टानों के टुकड़ों द्वारा चट्टानों के कटाव से बनते हैं। नदी शुष्क वन, वर्षावन, झाड़ीदार भूमि और सवाना से घिरी हुई है जो एक विविध परिदृश्य बनाती है। कैनो क्रिस्टल्स का मुख्य आकर्षण नदी के किनारे उगने वाले रंग बिरंगे जलीय पौधे हैं, खास तौर पर राइनोकोल्सिस क्लेविगेरा, जिसे पहले मैक्रेनिया क्लेविगेरा के नाम से जाना जाता था, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। ये पौधा युवा होने पर हरा होता है, लेकिन परिपक्व होने पर यह पीला, लाल या गुलाबी हो जाता है, जो सूरज की रोशनी और पानी की स्थिति पर निर्भर करता है। ये पौधा जून और नवंबर के बीच सबसे प्रचुर और जीवंत होता है, जब बारिश का मौसम इसके विकास के लिए पर्याप्त पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है। नदी में अलग अलग रंगों के अन्य पौधे भी हैं, जैसे कि पीला पोडोस्टेमेसी, नीला हरा शैवाल और काली चट्टानें। नदी मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जानवरों की कई प्रजातियों का घर है।
साथ ही आसपास के पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और कीड़ों की कई प्रजातियां भी हैं। कैनोक्रिस्टेल्स की खोज 1969 में पशुपालकों के एक समूह ने की थी, लेकिन 1980 के दशक तक ये बाहरी दुनिया के लिए काफी हद तक अज्ञात रहा, जब एक कोलंबियाई पत्रकार ने इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। हालांकि यह क्षेत्र सरकार, गुरिल्लाओं और अर्धसैनिक बलों के बीच सशस्त्र संघर्ष से भी प्रभावित था, जिसने इसे पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए असुरक्षित और दुर्गम बना दिया था। नदी को जनता के लिए बंद कर दिया गया था और हिंसा और प्रदूषण के कारण आंशिक रूप से नष्ट हो गई थी। 2009 तक सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं हुआ था और स्थानीय समुदायों और पर्यावरण अधिकारियों की मदद से नदी को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया था। कैनोक्रिस्टेल्स हाल के वर्षों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो 5 रंगों वाली नदी को देखने के इच्छुक हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। हालांकि नदी तक पहुंच को सरकार और स्थानीय समुदायों द्वारा सख्ती से विनियमित और नियंत्रित किया जाता है, जिनका उद्देश्य क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है। आगंतुक केवल अधिकृत टूर ऑपरेटरों के माध्यम से नदी में प्रवेश कर सकते हैं, जो परिवहन, आवास, गाइड और परमिट प्रदान करते हैं। आगंतुकों की संख्या प्रतिदिन 180-200 तक सीमित है, और आगंतुक नदी में क्या कर सकते हैं और क्या ला सकते हैं, इस पर नियम और प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, आगंतुकों को सनस्क्रीन, कीट विकर्षक या साबुन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जो पानी को दूषित कर सकते हैं। उन्हें कुछ क्षेत्रों में तैरने, पौधों को छूने या कोई नमूना लेने की भी अनुमति नहीं है। आगंतुकों को क्षेत्र की प्रकृति और कैनोक्रिस्टेल्स एक अनोखी और शानदार नदी है जो कोलंबिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को दर्शाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां पौधों, पानी और चट्टानों के रंग एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं जो मौसम के साथ बदलते हैं। यह एक ऐसी जगह भी है जहां क्षेत्र का इतिहास और संस्कृति पारिस्थितिकी और नदी के संरक्षण के साथ जुड़ी हुई है। कैनोक्रिस्टेल्स एक ऐसी जगह है जो देखने और सराहने लायक है, लेकिन साथ ही संरक्षित और संरक्षित भी है। कैनोक्रिस्टेल्स हाल के वर्षों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो 5 रंगों वाली नदी को देखने के इच्छुक हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। हालांकि नदी तक पहुंच को सरकार और स्थानीय समुदायों द्वारा सख्ती से विनियमित और नियंत्रित किया जाता है, जिनका उद्देश्य क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है। आगंतुक केवल अधिकृत टूर ऑपरेटरों के माध्यम से नदी में प्रवेश कर सकते हैं, जो परिवहन, आवास, गाइड और परमिट प्रदान करते हैं। आगंतुकों की संख्या प्रतिदिन 180-200 तक सीमित है, और आगंतुक नदी में क्या कर सकते हैं और क्या ला सकते हैं, इस पर नियम और प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, आगंतुकों को सनस्क्रीन, कीट विकर्षक या साबुन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जो पानी को दूषित कर सकते हैं। उन्हें कुछ क्षेत्रों में तैरने, पौधों को छूने या कोई नमूना लेने की भी अनुमति नहीं है। आगंतुकों को क्षेत्र की प्रकृति और कैनोक्रिस्टेल्स एक अनोखी और शानदार नदी है जो कोलंबिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को दर्शाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां पौधों, पानी और चट्टानों के रंग एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं जो मौसम के साथ बदलते हैं। यह एक ऐसी जगह भी है जहां क्षेत्र का इतिहास और संस्कृति पारिस्थितिकी और नदी के संरक्षण के साथ जुड़ी हुई है। कैनोक्रिस्टेल्स एक ऐसी जगह है जो देखने और सराहने लायक है, लेकिन साथ ही संरक्षित और संरक्षित भी है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। 65 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा ये सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है, जिससे तैराकों का डूबना असंभव होता है। 5 मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती हैं। इसमें जीवाणुओं की 11 जातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ वातावरण के साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वातावरण बनाते हैं। मृत सागर अपनी विलक्षणताओं के लिए कम से कम 4वीं सदी से जाना जाता रहा है, जब विशेष नावों द्वारा इसकी सतह से शिलाजीत निकालकर मिस्रवासियों को बेचा जाता था। ये चीजों को सड़ने से बचाने, सुगंधित करने के अलावा अन्य दूसरे कार्यों के उपयोग में आता था। इसके अतिरिक्त मृत सागर के अंदर की गीली मिट्टी को क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के राज से भी जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि अरस्तू ने भी इस सागर के भौतिक गुणों का जिक्र किया है। हाल के समय में इस जगह को हेल्थ रिजॉर्ट के तौर पर विकसित किया गया है। इसके पास किंग हेरोड का महल है जिसकी खुदाई में सैकड़ों साल पहले का प्रसुप्त अवस्था में बीज मिला था।
आम पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज्यादा आयोडीन होता है। ब्रोमीन धमनियों को शांत करता है, मैग्नीशियम त्वचा की एलर्जी से लड़ता है और श्वासनली को साफ करता है, जबकि आयोडीन कई ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए मृत सागर के गुणों की सिद्धि की वजह से ही कई कंपनियां मृत सागर से ली गई चीजों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन बनाती हैं। इसके गर्म सल्फर सोते और कीचड़ कई बीमारियों के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर आर्थराइटिस और जोड़ों से संबंधित बीमारियों के इलाज में। 6 लेकिन पिछले कुछ सालों से मृत सागर तेज गति से सिमट रहा है। पिछले 40 सालों में इसके पानी का तल 25 मीटर कम हो गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक शायद ये ये पूरी द तरह नाजका गायब हो लाइन्स जाएगा। पेरू में स्थित है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन खींची गई है जिसे आप देखेंगे तो कभी मनुष्य, कभी कोई जीव या कभी कुछ और दिखाई देगा। इसमें एक हैरानी की बात तो ये है कि इसको अगर आप पास जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ ऊंचाई से दिखाई देता है। सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया है। बस इतना पता लग पाया है कि ये बहुत ही पुराना है, लगभग 400 से 700 ई के बीच इसे बनाया गया है। ऐप पर दक्षिणी पेरू में नाजका रेगिस्तान की मिट्टी में बने भू आकृति का एक समूह है। 2 वे 500 BC और 500 ईस्वी के बीच रेगिस्तान के फर्श में अवसाद या उथले चीरों को बनाकर, कंकड़ हटाकर और अलग अलग रंग की गंदगी को उजागर करके बनाए गए थे। 3 नाजका लाइनों के 2 प्रमुख चरण हैं, पराकाश चरण 400 से 200 BC तक और नाजका चरण 200 BC से 500 ईस्वी तक। 4 2020 तक के वर्षों में ड्रोन के उपयोग से 80 से 100 नए आंकड़े पाए गए थे और पुरातत्वविदों का मानना है कि और भी पाए जाने हैं। अधिकांश रेखाएं परिदृश्य में सीधी चलती हैं, लेकिन जानवरों और पौधों के अलंकारिक डिजाइन भी हैं। सभी रेखाओं की संयुक्त लंबाई 1300 किलोमीटर 800 मील से अधिक है और समूह लगभग 50 किलोमीटर 19 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। रेखाएं आमतौर पर 10 से 15 सेमी 4-6 इंच गहरी होती हैं। वे पीले ग्रे मृदा को प्रकट करने के लिए लाल भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड लेपित कंकड़ की ऊपरी परत को हटाकर बनाए गए थे। 6-3 रेखाओं की चौड़ाई काफी भिन्न होती है, लेकिन आधे से अधिक 33 सेमी 13 इंच से थोड़ी अधिक चौड़ी हैं। 2-7 कुछ स्थानों पर वे केवल 30 सेमी 12 इंच चौड़ी हो सकती हैं। नाजका की कुछ रेखाएं ऐसी आकृतियां बनाती हैं जिन्हें हवा से लगभग 500 मीटर 1600 फीट पर सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है, हालांकि वे आसपास की तलहटी और अन्य ऊंची जगहों से भी दिखाई देती हैं। 8-9-10 आकृतियां आमतौर पर एक निरंतर रेखा से बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी आकृतियां लगभग 370 मीटर 400 गज लंबी हैं। 6 अपने अलगाव और पठार की शुष्क, हवा रहित, स्थिर जलवायु के कारण रेखाएं ज्यादातर प्राकृतिक रूप से संरक्षित हैं। मौसम में अत्यंत दुर्लभ परिवर्तन अस्थायी रूप से सामान्य डिजाइन को बदल सकते हैं। 2012 तक कहा जाता है कि भूमि पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों की आमद के कारण रेखाएं खराब हो रही हैं। एक अपडेट की आवश्यकता है। आकृतियां जटिलता में भिन्न हैं। सैकड़ों सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां हैं। 70 से अधिक जूमोर्फिक डिजाइन हैं, जिनमें एक चिड़िया, अरचिंद, मछली, कोंडोर, बगुला, बंदर, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली और एक इंसान शामिल हैं। अन्य आकृतियों में पेड़ और फूल शामिल हैं। 3 विद्वान डिजाइनों के उद्देश्य की व्याख्या करने में भिन्न हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वे उन्हें धार्मिक महत्व देते हैं। 1-2-1-3-14-15 उन्हें 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। इसमें नहाते समय ही पता नहीं लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। हमेशा कोई गायब नहीं होता है। इसमें लोग गायब क्यों और कैसे एवं कब हो जाते हैं, अभी तक पता नहीं चला पाया है। ये जगह विम्बली, अमेरिका में है। इस कुएं के अंदर है गहरी गुफा। कई मौतों के बावजूद भी छलांग लगाते हैं लोग। 9 वर्ष पहले टेक्सास का जेकब वेल, अमेरिकी प्रांत टेक्सास के विम्बरले में एक ऐसा कुआं है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेसेस में शुमार किया जाता है। इस कुएं को जेकब वेल के नाम से जाना जाता है। इसके बावजूद लोग इस कुएं में नहाते हैं। हालांकि ज्यादा गहराई तक जाने का रिस्क कोई भी नहीं लेता है। कहा जाता है कि संकरे मुंह वाले इस कुएं के अंदर एक गुफा है, जिसमें जाने के बाद ज्यादातर लोग भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है।
अब तक कई लोग इस गुफा की सैर करने जा चुके हैं, लेकिन जिंदा मात्र 8 लोग ही लौट सके। गहराई के साथ ही कुएं की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। जानकारों की माने तो ऊपर से यह कुआं 10 मीटर गहरी है और इसका डायमीटर व्यास या मुंह सिर्फ 12 फीट का है। 10 मीटर की गहराई के बाद ये 2 हिस्सों बनकर और 40 मीटर गहरी हो जाती है। इस कुएं का पहला चैम्बर जहां 30 फीट गहरा है, जहां सूर्य की रोशनी भी आती है, वहीं दूसरा चैम्बर 80 फीट गहरा है। दूसरे चैम्बर से एक तीसरा चैम्बर भी निकला है। हाल फिलहाल पहले चैम्बर के बाद डाइवर्स के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1983 में हुई थी पहली मौत। सन 1983 में साउथ वेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र रिचर्ड पैटन की मौत इस कुएं में नहाने से हो गई थी। वह काफी गहराई तक चला गया था। इसके बाद भी कई लोगों ने गुफा के अंदर जाने की जोखिम उठाई, जिनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। बता दें कि एक डाइविंग पसंद आदमी ने 1850 में इस कुएं वाली